Hello everyone and welcome to Mentor's Galaxy. This is Pratiksha Roy, your chemistry mentor. हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था हमारा चैप्टर सीरीज और मेंटर्स गैलेक्सी और केमिस्ट्री के लिए मैंने स्टार्ट किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री जो कि है आपके क्लास 11 का पहला चैप्टर। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है, स्पेशली एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स थे हम सब डिस्कस कर चुके हैं। Today, this is the last lecture for this chapter and we will now study about normality. ये कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी के बुक्स में नहीं मिलेंगे बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो आई विल डिस्कस दिस टॉपिक विथ यू। लेक्चर 12 में भी हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे पार्ट्स पर मिलियन और ग्राम इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है, आपके स्कूल एग्जाम्स में ये इंक्लूडेड नहीं है। So lecture 12 and lecture 13 are for your competitive exams only. And with this lecture, we will complete this chapter of some basic concepts in chemistry. So let us start today's lesson. बहुत ही कम चीजें हैं डिस्कस करने के लिए आज के लेक्चर में। पहली जो चीज है वो है नॉर्मेलिटी। दिस इज अ न्यू टॉपिक बट दिस इज वेरी सिमिलर टू मोलैरिटी and we will discuss about normality and how to calculate normality. And lastly, this is very important, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। इस टॉपिक से, इन दोनों टॉपिक्स से काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। दीज टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लेट अस बिगिन टुडेज लेक्चर ऑन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन लास्ट डे हमने डिस्कस नहीं किया था, जहाँ पे हम इक्विवेलेंट मास निकाल रहे थे सारे कंपाउंड्स के लिए। वो कैसे निकालते हैं सारे फॉर्मूलाज भी मैंने डिस्कस कर दिया था लेक्चर 12 में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए एसिड्स, बेसिस, कैसे डिफरेंट मेथड्स रहते हैं इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए, वो हम डिस्कस कर चुके थे और कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। तो ये एक क्वेश्चन बाकी रह गया था जब मैंने बताया था कि कुछ डेटा मिसिंग है इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So now it's time to discuss answer of this question. What is the equivalent mass of KMnO4? What is the equivalent weight of KMnO4? तो पहले हमें इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे सारे एटॉमिक मासेस गिवन है पोटेशियम, मैंगनीज और ऑक्सीजन के लिए। So first let us calculate the molecular mass. एक पोटेशियम है 39, एक मैंगनीज के लिए 55 और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है इसलिए 4 into 16. So it will be 39 plus 55 plus 64. और अगर इसको ऐड किया जाए so we will get 158 ग्राम्स। आप एडिशन फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड कम 158 ग्राम, जो कि है KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व्ड है। पोटेशियम परमंगनेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो खुद रिड्यूस होके दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट अगर हम निकालना चाहते हैं then we have to look at the number of electrons participating in the reaction. ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहे, हमको मॉलिक्यूलर मास को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें इक्वेशन देख के पता चलेगा। नाउ द फन फैक्ट अबाउट पोटेशियम परमंगनेट इज एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन मीडियम में इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट रहता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कहा जाए, आप नहीं निकाल पाएंगे। आपको पहले ये पता करना होगा कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है या फिर
न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन मीडियम में हो रहा है, बिकॉज दीज टू मीडियम्स विल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होगा उनकी इक्विवेलेंट वेट्स भी रिएक्शन टू रिएक्शन डिफरेंट होंगे. So for acidic medium, this is the half reaction. MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में. यहाँ पे मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है, तो ये खुद रिड्यूस्ड होके दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए KMnO4 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और यहाँ पे एसिडिक मीडियम हमको पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयंस प्रेजेंट है. एसिड से ही हमें H प्लस आयंस मिलते हैं. तो मेन जो चीज हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, दैट इज the number of electrons over here is 5 electrons. So now we can easily calculate the equivalent weight for this reaction. Acidic medium के लिए equivalent weight होगा 158 grams, जो कि था KMnO4 का molecular mass divided by 5, जो कि है यहाँ पे उनका number of electrons that are participating in this reaction. ये जो MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा है Mn2 प्लस में, इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है 5. So if we just divide, we will get 31.6 grams. 31.6 ग्राम्स हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट. ये कब होगा? अगर एसिडिक मीडियम रहा तो. और न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम के लिए हाफ रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे H प्लस नहीं रहेगा क्योंकि एसिड यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी सेम रिडक्शन हो रहा है MnO4 माइनस का MnO2 में, और क्योंकि खुद इसका रिडक्शन हो रहा है तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा. और यहाँ पे जो मेन देखने वाली चीज है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है 3 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं. So now the equivalent weight will obviously change because the number of electrons have changed. यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 3 है. So again, molecular mass is 158 grams divided by 3. Let us solve this. 5 to 0.66. It will continue. अगर आप डिविजन करेंगे, आप खुद डिवाइड करके देखिए, 52.6666 कंटिन्यू होगा. तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 52.7 ग्राम. So for both the cases, for acidic medium and for neutral or alkaline medium, the equivalent weight of the same compound was different. कंपाउंड हमारा यहाँ पे सेम है KMnO4, पोटेशियम परमंगनेट यही कंपाउंड है, लेकिन जब भी हम मीडियम को चेंज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग डिफरेंटली. यहाँ पे एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन मीडियम जब होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं. इसलिए इनका इक्विवेलेंट वेट रिएक्शन टू रिएक्शन अलग हो जा रहा है फॉर द सेम कंपाउंड. सो फॉर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, यू हैव टू टेक अ स्पेशल केयर. आपको ये जानना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मीडियम. लास्ट लेक्चर में KMnO4 के इक्विवेलेंट वेट जब हमने निकालने की कोशिश की थी, तब हमें ये नहीं पता था कि एसिडिक मीडियम है या फिर न्यूट्रल मीडियम या फिर कौन सा मीडियम है. So now we know that for acidic medium 5 electrons are participating, and for neutral and alkaline medium 3 electrons are participating. KMnO4. कोई दूसरा कंपाउंड रहेगा, जब कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज होंगे. So we have to pay attention to the number of electrons to find out the equivalent weight of oxidizing or reducing agents. So this was all about the last question that we could not solve the last day. So now we will start with our main topic for today, which is normality. Normality is very very similar to molarity. जब हम इसको डिस्कस करेंगे आप आराम से रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मोलैरिटी अ फ्यू लेक्चर्स बैक. सो दिस इज सिमिलर टू मोलैरिटी. सेम प्रिंसिपल्स रहते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूलाज रहते हैं. सो आई थिंक नॉर्मेलिटी विल नॉट बी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड.
तो पहले देख लेते हैं नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्या है। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब है 1000 ml, 1000 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन। अगर आप इसको मोलारिटी के साथ कंपेयर करें तो मोलारिटी का डेफिनेशन वाज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी में सिर्फ ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाते हैं। सो ये बहुत ही सिमिलर है मोलारिटी के साथ। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि मोलारिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स को देखते थे और नॉर्मेलिटी में हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को देखते थे। ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालना होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 12 में। So you can go and just revise from there. So this is the definition of normality. It is commonly used as a concentration term in titration experiments. अगर आपने ऑलरेडी टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स कर लिया है और या फिर अगर आप उनके बारे में जानते हो, सो यू नो दैट कॉमनली टाइट्रेशन करते टाइम जो हम कंपाउंड्स यूज करते हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो नॉर्मेलिटी में ही डिनोट किया जाता है और उसका सिंबल रहता है कैपिटल एम। मोलैरिटी के लिए था कैपिटल एम, मोलैलिटी के लिए था स्मॉल एम और नॉर्मेलिटी के लिए है एन। The unit of normality can also be denoted as gram equivalent per liter क्योंकि ऑब्वियसली इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, या फिर हम नॉर्मल कह के भी इसको बता सकते हैं। सो इट कैन बी डिनोटेड बाय अ कैपिटल एन, कैन बी डिनोटेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और इट कैन बी डिनोटेड एज नॉर्मल। सबसे कॉमन हम कैपिटल एन से ही डिनोट करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, since normality is volume dependent, just like molarity was also volume dependent, it changes with change in temperature, inversely proportional. क्योंकि नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम का एक फैक्टर है इसलिए वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है बिकॉज वॉल्यूम इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। सो नॉर्मेलिटी इज वॉल्यूम डिपेंडेंट जस्ट लाइक मोलैरिटी। जस्ट लाइक मोलैरिटी, मोलैरिटी भी वॉल्यूम डिपेंडेंट था, सिमिलरली नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम डिपेंडेंट है क्योंकि इनमें एक वॉल्यूम फैक्टर प्रेजेंट है। दैट इज इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन ये एक वॉल्यूम फैक्टर है, तो वॉल्यूम फैक्टर प्रेजेंट है मतलब वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। तो हम अब जान चुके हैं कि नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्या है, कैसे डिनोट करते हैं, एंड नॉर्मेलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी हमें पता चल चुका है। तो नाउ इट्स टाइम फॉर द फॉर्मूलाज। अगर आप फिर से मोलैरिटी के फॉर्मूला के साथ कंपेयर करें, विच वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर ऑल्सो, you will see that the formulas are also very similar. Normality n is the number of gram equivalents of solute. फिर से यहाँ पे solute, solvent और solution के बारे में बहुत केयरफुल रहना है। मोलालिटी के टाइम हम solute और solvent यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के टाइम हम solute और solution को यूज करते हैं। तो ये चीजें बहुत ही आपको केयरफुल रहनी है वरना आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो गलतियां होंगी। So normality is the number of gram equivalents of solute divided by the volume of the solution. Volume of the entire solution, solvent plus solute, solution का जो total volume है liters में. So this is the most simple formula. इसको हम थोड़ा enhance करके भी लिख सकते हैं. Number of gram equivalents equal to the given mass by the equivalent mass. ये जो फॉर्मूला है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 12 में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस को हम लिख सकते हैं गिवन मास W डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास बाय द n फैक्टर, तो ये भी हम जानते हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस की जगह हम इस फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो नॉर्मेलिटी विल बिकम गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। ये किसका वॉल्यूम है, ये फिर से बार बार ये मैं एम्फसाइज कर रही हूँ कि ये सोल्यूशन का, टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं है, पूरे सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है। और अगर आपका वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिया गया है लीटर्स की जगह, सो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई इनटू 1000 बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। और फिर से ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम है सोल्यूशन का।
So these are the formulas that you can use to solve your numericals based on normality. अब मोलारिटी की तरह नॉर्मेलिटी के भी कुछ वेरिएशंस रहते हैं यूनिट में, जैसे कि डेसी नॉर्मल। वन नॉर्मल को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो आप ऑब्टेन करेंगे तो उस यूनिट को कहेंगे हम डेसी नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल इज अनदर यूनिट जहाँ पे नॉर्मेलिटी को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको सेंटी नॉर्मल मिलेगा। मिली नॉर्मल इज n/1000, यहाँ पे मिसिंग है एक जीरो। अगर आप नॉर्मेलिटी को 1000 से डिवाइड करेंगे तो देन इट विल बी मिली नॉर्मल। सेमी नॉर्मल, जैसे सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ होता है, सेमी का मतलब है हाफ। सो नॉर्मेलिटी को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, इसको अगर आप हाफ करेंगे, सो देन यू विल गेट सेमी नॉर्मल। एंड बाई नॉर्मल, वी नो बाई मीन्स 2, तो अगर आप नॉर्मेलिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आपको जो यूनिट आपको मिलेगा दैट विल बी बाई नॉर्मल। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। यूजुअली डेसी नॉर्मल या फिर सेंटी नॉर्मल, कभी कभी बाई नॉर्मल भी देखने को मिलता है। बट आई हैव मेंशन ऑलमोस्ट ऑल द वेरिएशंस। नॉर्मल मोलारिटी में भी सेम वेरिएशंस था, सिर्फ यहाँ पे नॉर्मेलिटी की जगह मोलारिटी का यूनिट था। डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, जो भी आप कन्वर्ट करना चाहे तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे एक रिलेशन करके आपको दिखा दिया है। जैसे हमने मोलारिटी के एक स्टेटमेंट को डिकोड किया था, अब हम नॉर्मेलिटी के एक स्टेटमेंट को भी डिकोड कैसे करना है वो सीखेंगे। दिस इज डिकोड, कि एक सेंटेंस से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स लेके हम समझते हैं। पहला एग्जांपल है 5 नॉर्मल एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, जो कि है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या दिया है, 5 नॉर्मल, कॉन्सेंट्रेशन है 5 नॉर्मल एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5 ग्राम इक्विवेलेंस प्रेजेंट है। 5 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaOH is present in 1 liter of the solution। टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर और उसमें ग्राम इक्विवेलेंस कितने प्रेजेंट है, 5 ग्राम इक्विवेलेंस आर प्रेजेंट ऑफ NaOH, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ यहाँ पे है 5 नॉर्मल। और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट ऑब्वियसली वाटर है, कि यहाँ पे एक्वस मेंशन किया गया है, सो वाटर इज सॉल्वेंट। बहुत ही इजी है बिल्कुल। अगर आप मोलारिटी के साथ रिलेट करके नॉर्मेलिटी को पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज द सेम थिंग एज मोलारिटी। मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स यूज होते थे और नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, सेम सिमिलर एग्जांपल, बहुत ही इजी। 0.4 नॉर्मल ऑफ aqueous सोल्यूशन ऑफ NaCl, जो कि है हमारा सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। इसका क्या मतलब है, ऑब्वियसली 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl, जो कि है हमारा सल्यूट। यहाँ पे NaOH सल्यूट था, यहाँ पे NaCl सल्यूट है। दैट इज प्रेजेंट अगेन इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। पूरा सोल्यूशन है 1 लीटर का और उसमें ग्राम इक्विवेलेंस कितने प्रेजेंट है, 0.4। सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंस इस केस में NaCl। और सॉल्वेंट हमारा कौन है, वाटर है हमारा सॉल्वेंट, बस यहाँ पे मेंशन किया गया है, वाटर इज द सॉल्वेंट। सो इट इज एक्सट्रीमली इजी। एक लाइन से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने ग्राम इक्विवेलेंस प्रेजेंट है और कितने वॉल्यूम में। सो दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। So let us look at some very simple numericals to just make the concept more concrete। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए अगर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लें तो बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगा और दिमाग में भी अच्छे से हमारा स्टोर हो जाएगा। What is the normality of a solution of sodium hydroxide? Formula is NaOH। फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस में कई बार ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि फॉर्मूला नहीं दिया गया है, सिर्फ कंपाउंड का जो नाम दिया गया है। बहुत ही कॉमन कंपाउंड्स है ये, इसलिए ये केमिकल फॉर्मूला जानना बहुत ही जरूरी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। If 200 grams of solute is present in 1 liter of the solution, तो 200 ग्राम है NaOH का और टोटल जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो है हमारा 1 लीटर। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यही है, W मतलब गिवन मास, जो कि है हमारा 200 ग्राम।
और E इज द इक्विवेलेंट मास एंड वॉल्यूम जो कि लीटर में दिया गया है 1 लीटर, सो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। अब जो है हमें मेन जो काम करना है यहाँ पे, हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है। उससे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, और फिर हम उसको n फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, एक सोडियम का मास यहाँ पे रहता है 23 ग्राम्स, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है 16 और एक है हमारा हाइड्रोजन विच इज 1। अगर आप ऐड करेंगे सो यू विल गेट 40 ग्राम। 40 ग्राम्स है मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। बट व्हाट इज द n फैक्टर? n फैक्टर क्या है? लेक्चर 12 में अगर आप फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मैंने डिस्कस किया था एसिड्स या फिर बेसिस के लिए उनका जो बेसिसिटी या फिर एसिडिटी रहता है वही होता है इनका n फैक्टर। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम जानते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस के लिए हम उसकी एसिडिटी देखेंगे। एसिडिटी का मतलब कुछ नहीं, जितने नंबर ऑफ OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे वही हो जाएगा इसका n फैक्टर। बेस के लिए हम एसिडिटी चेक करेंगे n फैक्टर के लिए। बेस के लिए हम एसिडिटी देखेंगे जो कि होगा नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। NaOH में हम देख पा रहे हैं कि एक ही OH माइनस आयन ये दे पाएगा क्योंकि उसके पास एक ही OH माइनस आयन है देने के लिए। So the n factor will be 1. So the equivalent mass will be the molecular mass by the n factor. n factor हम जानते हैं 1 है, so the equivalent mass will be equal to the molecular mass जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट। दिस इज द इक्विवेलेंट मास। अब हमें इक्विवेलेंट मास पता चल गया है, गिवन मास तो गिवन ही है क्वेश्चन में 200 ग्राम्स, वॉल्यूम भी गिवन है, हम बहुत ही आसानी से नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। 200 डिवाइडेड बाई 40 क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर्स है, तो कुछ और नहीं करना है। सॉल्व करेंगे, बहुत इजी कैलकुलेशन है, आपको आंसर फाइनल मिलेगा 5 नॉर्मल। तो ये जो सोल्यूशन बनाया गया था 200 ग्राम NaOH को यूज करके 1 लीटर जो सोल्यूशन बनाया गया था उसका स्ट्रेंथ है 5 नॉर्मल। यही है आपका आंसर। सो आई होप दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कैलकुलेशंस भी बहुत इजी थे, सारे वैल्यूज भी बहुत सिंपल थे और फॉर्मूला तो इजी है ही। आई होप इट वाज ओके फॉर यू। Moving on to the second question. What is the normality of a 6.534% weight by volume या फिर mass by volume solution of phosphoric acid? फिर से यहाँ पे कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं दिया गया है, तो फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। इट इज H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड केमिकल फॉर्मूला इज H3PO4। और यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे सल्यूट सॉल्वेंट कुछ दिया नहीं गया है, सिर्फ एक परसेंटेज दिया गया है मास बाय वॉल्यूम का। तो इस परसेंटेज को पहले अगर हम डिकोड करना चाहे, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पहले। 6.534% solution means 6.534 gram of the solute in 100 ml of the solution। परसेंटेज है तो ऑब्वियसली हम 100 ml सोल्यूशन में ही देखेंगे, परसेंटेज हम 100 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। सो इट इज 6.534 grams of solute in 100 ml of the solution। तो यहाँ पे हमको गिवन वेट मिल गया है, वॉल्यूम भी मिल गया है, दोनों डेटा हम निकाल चुके हैं इस एक सेंटेंस को डिकोड करके। फॉर्मूला हम जानते हैं लेकिन यहाँ पे क्या मिसिंग है, फिर से इक्विवेलेंट वेट इज मिसिंग। इक्विवेलेंट वेट इज मिसिंग। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने से पहले हम निकालेंगे पहले इसका मोलिकुलर मास H3PO4 के लिए। अगर आपको एटॉमिक मासेस आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत टाइम में ऐसा होता है कि कोई एटॉमिक मास दिया नहीं जाता। यूजुअली फॉस्फोरस का दिया जाता है क्योंकि वो उतना कॉमन नहीं है, लेकिन बाकी जो कॉमन एटम्स है उनके मासेस जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मासेस जान मतलब याद रख पाएंगे जैसे फॉस्फोरस के लिए, तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, सो इट विल बी 3 into 1। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास रहता है 31 ग्राम्स और यहाँ पे 4 है हमारे ऑक्सीजन विच इज 16। 4 into 16। दिस विल बी 3 + 31 + 64।
अगर आप सॉल्व करेंगे देन इट विल कम एज 98 ग्राम। 98 ग्राम। तो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है H3PO4 के लिए, फॉस्फोरिक एसिड के लिए, जो कि है 98 ग्राम। लेकिन हमारा मॉलिक्यूलर मास से काम नहीं है, हमको निकालना है इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट, एक ही बात है। एन फैक्टर, अब एसिड के लिए एन फैक्टर हो जाता है उसका बेसिसिटी। बेसिसिटी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ H प्लस आयंस। ये एसिड कितने सारे H प्लस आयंस दे पाएगा, वही होगा इसका बेसिसिटी, और वही हो जाएगा इसका एन फैक्टर। H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे एन फैक्टर भी इसका होगा 3, क्योंकि H3PO4 3, हम फॉर्मूला में भी देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो द एन फैक्टर विल बी 3। वी हैव द मॉलिक्यूलर मास, वी हैव द एन फैक्टर, तो अब हम बहुत आराम से इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर करके। 98/3 जो कि रहेगा आपका 32.67 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये है इसका इक्विवेलेंट मास जो हमने निकाला। पहले हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, हमने एन फैक्टर को समझा कि एन फैक्टर क्या होगा इस केस के लिए, फिर हमने सिंपली डिवाइड करके इक्विवेलेंट मास निकाल लिया। अब हम सब जानते हैं हमारे पास गिवन मास भी है, वॉल्यूम भी है, इक्विवेलेंट मास भी है, और वॉल्यूम जो है हमारा मिलीलीटर्स में है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जहाँ पे हम न्यूमरेटर में इंटू 1000 कर रहे हैं। सारे जो वैल्यूज है आप इसमें पुट कर दीजिए, डब्ल्यू का जो वैल्यू है, इक्विवेलेंट मास का जो वैल्यू है, और वॉल्यूम का जो वैल्यू है। एंड इफ यू सॉल्व दिस वन यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज 2 नॉर्मल। प्लीज सॉल्व इट योरसेल्फ एंड मैच द आंसर। आप चेक कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद ही सॉल्व करना होगा ये सब कुछ, सो इट्स बेटर इफ यू प्रैक्टिस ऑल्सो ऑन योर ओन। आपको फाइनल आंसर मिलना चाहिए 2 नॉर्मल। तो यहाँ पे डायरेक्टली द अमाउंट ऑफ सल्यूट या फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया गया था, यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंट दिया गया था, और उसको देख के हमने सारे डेटा निकाल लिए। सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि हमको एक सेंटेंस से या फिर एक छोटे से लाइन से हम कैसे वैल्यूज को डिकोड करके निकालते हैं, यही है आपके न्यूमेरिकल का बेस। जो बच्चा बहुत ही आराम से वैल्यूज निकाल लेगा, जो अच्छे से डिकोड कर पाएगा सेंटेंस को, वो बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा। अगर वो न्यूमेरिकल में कोई दूसरी गलतियां ना करता है कैलकुलेशन में, अदरवाइज इट विल बी वेरी गुड फॉर हिम। सो ऐसे न्यूमेरिकल्स को देख के डेटा निकालना ही सबसे पहला काम है। डेटा निकल गया तो आप इजिली फॉर्मूला याद करके उसमें वैल्यूज डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को समझ के उससे डेटा निकालना ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए। सो आई होप दिस क्वेश्चन वाज आल्सो ओके। इट वाज आल्सो वेरी इजी, बट इट केम विद अ लिटिल ट्विस्ट कि यहाँ पे डायरेक्टली सब कुछ मेंशन नहीं था, थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा गया था, लेकिन अगर आप डिकोड कर पाएंगे आप सॉल्व भी कर पाएंगे। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर टू यू। नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, जो फॉर्मूला है उसको आप यूज करके बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम। हम जब मोलारिटी कर रहे थे तब हम मोलारिटी और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन था वो हमने स्टडी किया था, बट सो नाउ फॉर नॉर्मेलिटी ऑल्सो वी विल स्टडी द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक यहाँ पे बीकर लिया है, इसका वॉल्यूम है V1, इसमें कोई सोल्यूशन है, टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है V1, और यहाँ पे मैंने X ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे मैंने डाला है, और इसके लिए इसका जो फाइनल स्ट्रेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा N1। जब मैंने X ग्राम इक्विवेलेंट डाला है V1 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, इसका स्ट्रेंथ हो जा रहा है N1। अब मैंने एक दूसरा बीकर लिया, जिसकी वॉल्यूम, जो बीकर ज्यादा बड़ा है साइज में, तो सपोज द वॉल्यूम फॉर दिस सोल्यूशन इज V2। सेम सोल्यूशन मैंने लिया है, जो भी मैं कर रही हूँ यहाँ पे सेम सॉल्वेंट सेम सोल्यूट सेम सोल्यूशन मैंने लिया है, वॉल्यूम डिफरेंट है। V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1।
और यहाँ पे भी मैंने x ग्राम इक्विवेलेंट्स ही डाले, मैंने यहाँ पे x ग्राम इक्विवेलेंट्स ही डाले हैं। इसके लिए इसका स्ट्रेंथ सपोज हो जाएगा N2। डिफरेंट स्ट्रेंथ होगा क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंट है, यहाँ पे V1 वॉल्यूम था, यहाँ पे V2 वॉल्यूम है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है N1 और N2 भी डिफरेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सेम कौन है, ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है ये हमारा दोनों केस में है सेम, दोनों केस में सेम है। सो नाउ वी कैन जस्ट सी कि क्या फॉर्मूला रहता है नॉर्मेलिटी का, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम रहता है। तो अगर हम N1 ले तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा x और वॉल्यूम रहेगा V1। और अगर हम यहाँ पे N2 के लिए देखें इट विल बी x बाई V2, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट इनका सेम है दोनों के लिए, सिर्फ क्या डिफरेंट है, वॉल्यूम यहाँ पे V1 है, वॉल्यूम यहाँ पे V2 है। तो x विल बी N2 V2 और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, N1 V1। बहुत ही सिंपल है। तो ये x भी और ये x दोनों x सेम है, इसलिए फाइनली N1 इंटू V1 विल बी इक्वल टू N2 इंटू V2। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले को हम टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं। एक जो कंपाउंड रहता है उसका स्ट्रेंथ हमको पता रहता है, उसका वॉल्यूम हमको पता रहता है, और दूसरा जो हम टाइट्रेट करते हैं उसका हम सिर्फ वॉल्यूम जानते हैं लेकिन स्ट्रेंथ हम नहीं जानते। इस फॉर्मूले को यूज करके हम स्ट्रेंथ, ये जो N1 जो मिसिंग वैल्यू रहता है उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। मोलैरिटी में भी हमने सेम चीज डिस्कस की थी, सिर्फ यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंस की जगह नंबर ऑफ मोल्स था, यहाँ पे हम ग्राम इक्विवेलेंस यूज कर रहे हैं। जब वॉल्यूम अलग होगा लेकिन ग्राम इक्विवेलेंस सेम रहेगा तो नॉर्मेलिटी अलग हो जाएगी और नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का ये रिलेशन रहेगा। तो आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू। एक बार फिर से स्टेटमेंट फॉर्म में देख लेते हैं। फॉर द सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, for the same number of gram equivalents of the solute, a solution having a volume of V1 and a corresponding normality of N1, V1 जो solution रहेगा वॉल्यूम उसका नॉर्मेलिटी रहेगा N1, another solution having a volume of V2 and normality N2, V2 वॉल्यूम के लिए N2 normality are related as N1 V1 into N2 V2। तो यही है हमारा फाइनल फॉर्मूला। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कांस्टेंट रहता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ग्राम इक्विवेलेंस है, दोनों केस में ही कांस्टेंट है। तो जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कांस्टेंट रहेगा तब N1 V1 विल बी इक्वल टू N2 V2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइट्रेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइट्रेशन। ये जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है टाइट्रेशन के लिए। जब आप टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तब आप देखेंगे आप यही फॉर्मूले को यूज करके अननोन जो स्ट्रेंथ है या फिर अननोन जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप निकालते हो। कुछ अगर हम न्यूमेरिकल्स देख ले तो हम और भी क्लियर हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को लेके। ऑल्दो द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, और मोलैरिटी में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट नॉर्मेलिटी के लिए फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं जो कि बहुत ही इजी है। और ऐसे आपको क्वेश्चंस आपको टाइट्रेशन के टाइम पे आपको मिलते हैं, जब आप टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स करते हो तब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो नॉर्मेलिटी ऑफ अ 300 ml सोल्यूशन इज 0.6 नॉर्मल। सोल्यूशन का वॉल्यूम है 300 ml और उसका नॉर्मेलिटी है 0.6 नॉर्मल। So this is suppose V1 and this is suppose N1. If the volume of the solution is increased to 600 ml by adding more solvent, तो हमने वॉल्यूम को चेंज करके कर दिया 600 ml, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा वॉल्यूम V। What is the new concentration of the solution? मतलब हमको यहाँ पे N2 निकालना है कि जब हमने वॉल्यूम को चेंज करके V1 से V2 कर दिया तब हमारा नॉर्मेलिटी क्या होगा। So N1 is 0.6 normal, V1 is 300 ml, V2 is 600 ml और N2 हमको निकालना है। बहुत इजीली हम इस फॉर्मूले में जो डेटा है उसको हम पुट करके N2 को निकाल सकते हैं। N1 V1 is equal to N2 V2,
तो N2 विल बी N1 V1 बाई V2। सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करके हम निकाल सकते हैं। N1 की वैल्यू 0.6, V1 की वैल्यू 300 ml एंड V2 की वैल्यू है यहाँ पे 600 ml। अगर एक चीज यहाँ पे नोट करने लायक है कि यहाँ पे V1 और V2 दोनों जो वॉल्यूम्स है वो सेम यूनिट में है, विच इज मिलीलीटर्स। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी 1 लीटर में है, 1 मिलीलीटर में है, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो आप कर रहे हो उसका यूनिट हमेशा सेम रहे। अगर सब कुछ को आपको सेम यूनिट में रखना है, अगर मिलीलीटर्स में रखना चाहे तो आप मिलीलीटर्स में रख सकते हैं, लीटर्स में रखना चाहे तो लीटर्स में रख सकते हैं, बट द वैल्यू फॉर वन सेम फैक्टर शुड बी सेम। अगर वॉल्यूम है तो उसका एक ही आपको यूनिट यूज करना चाहिए, अगर प्रेशर है तो उसका एक ही यूनिट आपको यूज करना चाहिए। डिफरेंट यूनिट्स अगर रहे तो आप यूनिट्स को कन्वर्ट कर लीजिए। और कन्वर्शन कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.3 नॉर्मल। अगर आप गलती से n की जगह m लिख देंगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। मेरा ये आंसर गलत था क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो m लिखा था, इट विल बी n। m का मतलब है मोलैरिटी, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं, सो इट विल बी n। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 0.3 नॉर्मल। n2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3 नॉर्मल। मतलब जब 300 से 600 ml हो जाएगा वॉल्यूम, तब नई नॉर्मेलिटी 0.6 नॉर्मल थी, 0.6 नॉर्मल था, वो कम होके 0.3 नॉर्मल हो जाएगा। इससे हमें ये भी समझ में आ रहा है जब जैसे ही हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, हम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। वॉल्यूम को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब हम डाइल्यूट कर रहे हैं, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। वॉल्यूम अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्वेंट डाल रहे हैं तो डाइल्यूट कर रहे हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पे 0.6 था, ये यहाँ पे 0.3 हो जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर पॉइंट दैट यू कैन नोट। So I hope this question was clear to you. This was very easy. Another easy question for you. The normality of a 100 ml solution is 0.5 normal. ये हो गया हमारा V1, ये हो गया हमारा N1. If the volume of the solution is changed to x ml by adding more solvent, find the value of x in liters if the new concentration is 2.5 normal. तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, V2 निकालना है, वो भी लीटर में। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमको नया वॉल्यूम निकालना है लीटर में। पुराना जो स्ट्रेंथ था, पुराना जो नॉर्मेलिटी था वो है 0.5 नॉर्मल, पुराना वॉल्यूम था 100 ml। नया वॉल्यूम हमको निकालना है और नया जो नॉर्मेलिटी है वो हमको दिया गया है 2.5 नॉर्मल। तो N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। अब हमें क्या निकालना है, हमें V2 निकालना है। V2 विल बी N1 V1 बाई N2। सिंपल यूनिटरी मेथड अगेन। तो डेटा है आप इसमें पुट कर दीजिए, 0.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2.5। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 20 ml। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 20 ml। लेकिन अगर आप 20 ml में आंसर को छोड़ देंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स इन लीटर्स आपको निकालना है। इसलिए जब भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, टाइम बहुत कम रहता है, तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि करना चाहिए। जितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन वो नहीं पढ़ते या फिर भूल जाते हैं, और आंसर ये अगर मार्क करके आप चले आए तो आप आंसर गलत हो जाएगा। उसको आपको कन्वर्ट करना होगा लीटर्स में। कन्वर्ट मिलीलीटर्स टू liters. 1 liter is 1000 ml. So 1 ml is 1/1000 लीटर। तो यहाँ पे 20 ml है, तो इंटू 20 हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 0.02 लीटर्स। तो अगर आप 20 ml में आंसर को छोड़ के चले आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि लीटर्स में आपको आंसर निकालना है।
मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ, आप थोड़ा टाइम लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, आप ये समझिए कि क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, कैसे निकालना है, कौन सा यूनिट रखना है, फिर आप फटाफट सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन अगर आप गलत पढ़ के गलत सॉल्व करके चले आए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको मिले तो आपका किस्मत बहुत ही अच्छा होगा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले, क्योंकि गलतियां करने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे नर्वस होके जल्दबाजी में ऐसी गलतियां करते हैं, तो यू शुड बी ऑलवेज केयरफुल। दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ अ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ये एक नई चीज हमारे पास आ गई है कि एक 3 मोलर सोल्यूशन है, उसका हमको नॉर्मेलिटी निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 3 मोलर का पहले हम मतलब निकाल सकते हैं, डिकोड करते हैं। 3 मोलर का मतलब है 3 मोल्स ऑफ सल्यूट। सल्यूट यहाँ पे कौन है? H3PO4 इन 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन। 3 मोलर का मतलब यही है। तो यहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 3 मोल्स को हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं एन फैक्टर को यूज करके। फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस को वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं। तो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे गिवन है। तो आप ये सारे स्टेप्स यूज करके आराम से मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम का ही बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स आपको उसी गिवन टाइम में आपको सॉल्व करना होता है। तो इसलिए मेन फंडा क्या रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, कि आप जितनी जल्दी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो स्पीड इज द एसेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसलिए हमें ऐसा एक फॉर्मूला ढूंढना होगा जहां से हम डायरेक्टली नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर पाए। एकदम डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला यूज करके हम कन्वर्ट कर पाए। इतना सारा स्टेप, इतने सारे फॉर्मूला सोच सोच के लिख के फिर सॉल्व करने का हमारे पास टाइम नहीं रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसलिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम पता होना चाहिए। इसलिए हम अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, नॉर्मेलिटी में किसका यूज होता है? ग्राम इक्विवेलेंट्स का। और मोलैरिटी में यूज होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो इन दोनों का रिलेशन हम जानते हैं कि मोल्स के साथ अगर आप एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ग्राम इक्विवेलेंस मिल जाएंगे। तो अब हम जस्ट नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का जो रिलेशन है वो देखेंगे। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को अगर आप कंपेयर करते करते पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी कि कैसे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं और कैसे दोनों रिलेटेड भी है। तो नॉर्मेलिटी हम जानते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। वही मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ पे चेंज कौन है, यहाँ पे डिफरेंस किसका है? इस महाशय का। यहाँ पे मोल्स है और यहाँ पे है ग्राम इक्विवेलेंट। बाकी सारी जो चीजें हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में, सोल्यूट का मोल्स या फिर सोल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट, सब सेम है। डिफरेंस है इन दोनों में, ग्राम इक्विवेलेंट में और मोल्स में। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है वो भी हम जानते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। और नंबर ऑफ मोल्स हम जानते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है ताकि आप खुद कंपेयर कर सको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, ग्राम इक्विवेलेंट और मोल्स के बीच में क्या डिफरेंस है इन दोनों में। एन फैक्टर का ही डिफरेंस है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में जो मेन जो डिफरेंस है एन फैक्टर का। मॉलिक्यूलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर देने से इक्विवेलेंट मास हमको मिल जाता है। यहाँ पे जो खेल है वही है एन फैक्टर का। तो नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं, मोलैरिटी का ये फॉर्मूला भी हम यूज कर चुके हैं। इससे यहाँ पे इक्विवेलेंट मास है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, बाकी सारी चीजें सेम है।
तो अब इक्विवेलेंट मास हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर, जिसके और भी नाम है, फैक्टर भी कह सकते हो, वैलेंसी फैक्टर। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे कि वैलेंसी फैक्टर दिया गया है। अब आप सोचने लग जाओगे कि ये वैलेंसी फैक्टर क्या है, वो कुछ भी नहीं है, एन फैक्टर का ही दूसरा नाम है वैलेंसी फैक्टर। अगर आप नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास को सब्स्टिट्यूट कर दे मॉलिक्यूलर मास और एन फैक्टर से, इक्विवेलेंट मास हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर फिर न्यूमरेटर में चला जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन को फिर से डिवाइड करते हो तो जो डिनोमिनेटर रहता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। बहुत बेसिक मैथ्स है, जब बचपन की मैथ्स फ्रैक्शंस की यादें हैं ये सब। तो इक्विवेलेंट मास इज मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर हमारा ऊपर चला गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है विच इज W बाई M इंटू VL, यही है आपका मोलैरिटी। यही है आपका मोलैरिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक ही सिंपल फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए मोलैरिटी से। अगर आप मोलैरिटी को एन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। तो आपको बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे फॉर्मूला यूज नहीं करने हैं, सिर्फ एक ही स्टेप से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। और ये कैसे आया है, सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। आई होप यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। और आपको समझ भी आ रहा होगा कि इन दोनों में सिर्फ एक ही फैक्टर जो डिफरेंट है, जो एक्स्ट्रा है इसमें, वो है एन फैक्टर का। बाकी सारी के सारी चीजें सेम है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का, एन फैक्टर ही एक्स्ट्रा है। तो अगर आप मोलैरिटी को एन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। फिर से उस क्वेश्चन में वापस आते हैं। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ अ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब हमको कुछ भी नहीं निकालना है, ये सारे हम देखेंगे ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाएंगे ज्यादा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। कुछ भी नहीं निकालना, मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना, इनके एटॉमिक मासेस भी पता नहीं होने चाहिए, सिर्फ मोलैरिटी हमको दिया गया है, सिर्फ एन फैक्टर हमें पता होना चाहिए। सिर्फ एन फैक्टर हमें पता होना चाहिए। हम जानते हैं एन फैक्टर फॉर फॉस्फोरिक एसिड इज 3, क्योंकि यहाँ पे H3PO4 है। ये जो 3 है H3PO4, इसलिए 3 है। ये एक एसिड है, तो मैंने डिस्कस किया था फॉस्फोरिक एसिड को लेके, डिस्कस किया था एसिड के लिए जितने H प्लस आयन होते हैं वही हो जाएगा इसका एन फैक्टर। तो यहाँ पे 3 H प्लस आयन होंगे, इसलिए इनका एन फैक्टर है 3। और मोलैरिटी यहाँ पे दिया गया है 3 मोलर, सो नॉर्मेलिटी विल बी 3 इंटू 3 9 नॉर्मल। 3 इंटू 3 9 नॉर्मल। इतना इजी था, एक ही स्टेप में हो गया। सिर्फ एन फैक्टर पता होना जरूरी है और कुछ भी नहीं करना है, सिंपली मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और नॉर्मेलिटी हमको मिल जाएगी। So this is a very important formula. This is a one-step formula for the conversion of normality to polarity. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ अ 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। मॉलिक्यूलर मास वगैरह कुछ भी नहीं निकालना है, फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको एन फैक्टर यहाँ से पता चले। एन फैक्टर पता चलने के लिए भी केमिकल फॉर्मूला जानना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम H प्लस के कितने H प्लस आयन है वो देखेंगे। H2SO4 इज एन एसिड विथ 2 H प्लस आयन। इसकी बेसिसिटी है 2। H2SO4 2 H प्लस आयन होते हैं, तो इसलिए उसका एन फैक्टर भी हो जाएगा 2। एन फैक्टर पता चल गया है, मोलैरिटी हम जानते हैं, सिंपली हम करेंगे मल्टीप्लाई और हमको आंसर मिल जाएगा 10 नॉर्मल। बहुत ही इजी है। एक ही स्टेप में 2-3 सेकंड से ज्यादा टाइम सॉल्व करने के लिए लगना ही नहीं चाहिए। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक क्वेश्चन में
एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, 2-3 सेकंड में आप सॉल्व कर रहे हो, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक ही स्टेप में सॉल्व करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ 8 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब थोड़ा उल्टा हो गया। अभी तक देख रहे थे हम मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकाल रहे थे, अब नॉर्मेलिटी से हम मोलैरिटी निकालेंगे। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे हम और हम निकाल पाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, CaOH होल 2। हम जानते हैं कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, इसलिए यहाँ पे CaOH होल 2 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। और ये क्या है, ये है एक बेस, ये है एक बेस। और बेस के लिए हम क्या देखते हैं, OH माइनस आयन देखते हैं, जो कि होता है उसका एन फैक्टर। बेस के एन फैक्टर को निकालने के लिए हम OH माइनस के नंबर को देखते हैं। CaOH होल 2 इज एन एल्कली या फिर एक बेस जिसके पास है 2 OH माइनस आयन। So this is alkali with 2 OH minus ions. N factor will be 2. तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, मोलर नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी बाय एन इंटू एन फैक्टर। तो अगर हम मोलैरिटी निकालना चाहे तो सिंपली फिर से हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे नॉर्मेलिटी को एन फैक्टर से और हमको मोलैरिटी मिल जाएगी। मोलैरिटी इज नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी दिया गया है यहाँ पे 8 नॉर्मल और एन फैक्टर हम निकाल चुके हैं CaOH होल 2 के लिए विच इज 2। तो मोलैरिटी विल बी 4 मोलर। 4 मोलर मतलब इसके लिए 4 मोलर इज इक्वल टू 8 नॉर्मल और CaOH होल 2। अब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कब इक्वल होगा एक दूसरे के साथ, जब एन फैक्टर किसी के लिए 1 होगा। जैसे HCl, NaOH जिनका एन फैक्टर 1 रहता है उनके लिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का जो वैल्यू है वो सेम रहता है। अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही वैल्यू आपको हासिल होगा। इसलिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कब इक्वल होगा, जब एन फैक्टर 1 होगा। जैसे HCl, NaOH इनके एन फैक्टर 1 होते हैं, इसलिए उनका मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का वैल्यू जो है वो सेम रहता है। इस फॉर्मूले को आप दूसरे कामों के लिए भी यूज कर सकते हो। जब आपको नॉर्मेलिटी से मोलैलिटी निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप बहुत इजीली नॉर्मेलिटी को फट से मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकेंगे और फिर मोलैरिटी से मोलैलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। मोलैरिटी से मोलैलिटी कैसे करते हैं वो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। So this is a very important formula, very quick formula, very quick formula for converting normality and molarity और molarity to normality। इन दोनों के कन्वर्शन को करने के लिए हमारा जो मेन बंदा यहाँ पे है, तो मेन है फैक्टर, वो है हमारा एन फैक्टर। मोलारिटी के साथ मल्टीप्लाई करने से नॉर्मेलिटी मिलती है और नॉर्मेलिटी को डिवाइड करने से मोलारिटी मिलती है। So this is all about normality and molarity. सो नॉर्मेलिटी के ऊपर जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ये जो मैंने डिस्कस किया था के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी को मॉडिफाई करके, क्वेश्चंस को चेंज करके, कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ पंच करके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स नॉर्मेलिटी के बारे में मैंने डिस्कस किया, मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा आपको नॉर्मेलिटी के बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, कैसे का मतलब क्या है, मोलारिटी के साथ उसका क्या रिलेशन है, वॉल्यूम को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं नॉर्मेलिटी, सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। अब इसी को मिक्स करके नॉर्मेलिटी, मोलारिटी और बहुत जो भी हमने पहले पढ़ा है उसको मिक्स करके ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको नॉर्मेलिटी के लिए मिल सकते हैं ओनली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये आपके स्कूल के एग्जाम के करिकुलम में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे जैसे नीट है, जेई है, या फिर दूसरे कोई कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट किसी कॉलेज के लिए या फिर किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहां पे आपको नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन आ ही सकते हैं। सो आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट नॉर्मेलिटी। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। तो दीज आर सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। आप इनको ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर्स क्या निकल रहे हैं। नॉर्मेलिटी के ऊपर कुछ सिंपल क्वेश्चंस है which you can attempt to solve it on your own. So this is the final lecture for the chapter of some basic concepts in chemistry.
आई विल ब्रिंग वन मोर लेक्चर फॉर यू जहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, स्कूल टाइप क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव टाइप क्वेश्चंस, दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और एक बार सारे जो फॉर्मूला है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे उस सेम वीडियो में। So it will be like a revision and practice problems lecture. तो रिविजन एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेक्चर, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला है इस चैप्टर में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ हमने डिस्कस कर लिया, तो उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे, फॉर्मूलाज को एक बार देख लेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जो स्कूल में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट video. And thank you for being a part of this video. I hope it was informative and it was easy for you to understand. मैंने सब कुछ बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है so that it is easy for you to understand and solve the question. I would like to request you all to join our World of Mentors Galaxy and to subscribe to our YouTube channel and follow our Instagram page, जहाँ पे आपको मिलेंगे रेगुलर क्लासेस और बहुत ही एंगेजिंग कंटेंट्स जैसे कि एग्जाम हैक्स एंड ट्रिक्स एंड सम मोटिवेशन फ्रॉम अस इन शॉर्ट्स एंड रील्स, कि कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे आप टाइम मैनेज करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, some tips and tricks on that, and definitely we will have a problem solving and doubt clearing sessions for you. नेक्स्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर करूंगी जहाँ पे इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के और स्कूल के कुछ क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, और दैट आई विल सॉल्व. Thank you for being a part of Mentors Galaxy. If you have not subscribed to the channel, please subscribe to our YouTube channel and stay tuned for more updates. Thank you so much.